Good morning, students. All students of BA फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर. स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आयरन एज सिविलाइजेशन, तो इसमें बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूनान की सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं बेटा, तो इसमें यूनानियों ने जो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है यूनानियों का जो सांस्कृतिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन. तो यूनानियों ने जो सांस्कृतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति की थी और यूनान के लोगों के सांस्कृतिक जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में कला, विज्ञान तथा शिक्षा, साहित्य का बहुत योगदान रहा. यूनान के लोगों के सांस्कृतिक जीवन की विशेषताएं, बहुत ज़्यादा विशेषताएं थी. उनमें से कुछ जैसे हम आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. पहले कला. यूनानी कला का उत्थान क्रीट तथा मिस्र की सभ्यताओं के प्रभाव से हुआ था. यूनानी कलाकार पत्थरों को तराशकर उन्हें बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास करते थे. आरंभ में वो लकड़ी पर कलाकारी करते थे, परंतु यूनान में सफ़ेद संगमरमर आसानी से उपलब्ध हो जाने की वजह से वह सफ़ेद पत्थर पर चित्रकारी के कार्य करने लगे. जिस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में यूनान को 3 चरणों से गुजरना पड़ा, उसी प्रकार यूनान की कला का विकास भी 3 चरणों में हुआ, जैसे आर्केइक युग, हेलेनिक युग और हेलेनिस्टिक युग. अब इसके बाद जैसे हेलेनिक युग में यूनानी कला मतलब अपने बिल्कुल जो टॉप मतलब सबसे हाईएस्ट उस पर रैंक पे थी. और हेलेनिस्टिक युग में इसकी कला पर विश्व के अन्य देशों का प्रभाव भी धीरे धीरे स्थापित हो गया था. तो इसके बाद है वास्तुकला. यूनान में वास्तुकला का विकास मंदिरों के निर्माण से हुआ था. आरंभ में यूनानियों की कला बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. इमारतों में लकड़ी का अत्यधिक प्रयोग होता था, परंतु पेरिक्लीस के काल में भवनों में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में होने लगा. और उस काल में यूनान में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हो गई. मंदिर स्तंभों के ऊपर बनाए जाते थे. अधिकतर मंदिर देवी देवताओं की स्मृति में बनाए जाते थे. और यूनान में भवन निर्माण की 3 कला शैलियाँ डोरिक, आयोनियन और कोरिंथ, ये मतलब मेन कलाएं थी 3. इसके बाद जैसे डोरिक शैली अलग, और फिर उसके बाद आयोनियन शैली और कोरिंथ शैली. फिर इसके बाद हेलेनिस्टिक युग. हेलेनिस्टिक युग में यूनान के लोगों में जीवन में काफ़ी मतलब जिसको हम रिचनेस बोल सकते हैं, भव्यता आई. इस युग में भवनों के स्थान पर संग्रहालय, व्यायामशालाएं, मकान, क्रीड़ा भवन आदि बनवाए गए, जिनकी दीवारों पर बहुत बढ़िया प्लस्तर चढ़ाए जाते थे तथा चित्र बनाए जाते थे. इस युग में अनेक नगर भी बसाए गए, जिनमें प्राइन, परागमम और अलेक्जेंड्रिया आदि प्रसिद्ध नगर थे. इस युग में बड़े बड़े भवन भी बनाए जाते थे. इन भवनों में फर्शों पर सुंदर कलाकारी की जाती थी. उनमें सफ़ेद तथा काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था. भवनों पर स्तंभों को बढ़िया तरह से अलंकृत अर्थात सजाया जाता था. मूर्तिकला. लोह युग में यूनान में मूर्तिकला का भी बहुत विकास हुआ. और जैसे मैंने अभी आपको ये यूनान के कलाकार थे जो कांसे, लकड़ी, सफ़ेद पत्थर, हाथी दांत की सुंदर मूर्तियां बनाते थे. वे मानव को एक मूर्ति मानते थे और जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, इसीलिए वे अपनी मूर्तियों को सुंदर तथा सुडौल बनाते थे, मानव की तरह. वे मानते थे कि मनुष्य तथा देवताओं के शरीर में केवल सुंदरता का ही अंतर है. उस समय देवी देवताओं, मनुष्यों, नेताओं तथा पशु पक्षियों की मूर्तियां भारी संख्या में बनाई जाती थी. भवन निर्माण की कला की तरह मूर्ति कला भी 3 कालों में, आर्केइक, हेलेनिक और हेलेनिस्टिक काल में, 3 उसके अलग अलग काल थे. इसके बाद जैसे चित्रकला. यूनान में चित्रकला का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया. आरंभ में यूनानी फूलदानों पर चित्रकारी करते थे. इसके अलावा यूनान में कलशों, सुराहियों, शराबदान और हांडियों पर भी चित्र बनाए जाते थे. प्रसिद्ध चित्रकार ड्यूरिस ने होमर की कथा तथा आइजक एवं ऑडियस युद्ध का चित्रण किया है. थ्रेस नगर पर जो था पेनिग्लोटस तथा उस समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था पेनिग्लोटस.
सिकंदर के समय एप्लिस नामक चित्रकार ने एक चित्र शिक्षा विद्यालय खोला था, जिसके द्वारा बनाए गए चित्रों में सरलता, रेखाओं की कोमलता तथा शेड आदि पाया जाता था। शेड में छायाकरण। सिकंदर के काल में चित्रकारी लकड़ी, पत्थर के तथा हाथी दांतों तथा दीवारों पर चित्रकारी करने लगे थे। इसके बाद संगीत कला। संगीत का भी यूनान में बहुत विकास था। यूनानी संगीत के बिना मनुष्य को अशिक्षित माना जाता था। लोह काल में यूनान में सामूहिक गानों का भी प्रचलन हो चुका था। ओलंपिक खेल, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, ओलंपिक खेलों में उत्सवों, मंदिरों आदि में गीत, संगीत तथा नृत्यों का प्रमुख स्थान दिया जाता था। यूनान में वाद्य तथा तालों का भी आविष्कार हो चुका था। यूनानी लोग सितार तथा बांसुरी बहुत अच्छे से बजाते थे और यूनानी निवासी संगीत से पहले 3 तारों के यंत्रों तथा बाद में 7 तार की यंत्रों का प्रयोग बखूबी करते थे। और ऑर्फियस, एलिन तथा पाइथागोरस उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे। शिक्षा तथा साहित्य। लोह कालीन यूनान में शिक्षा व साहित्य का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, जिसका वर्णन इस प्रकार है। अब जैसे शिक्षा। प्राचीन काल के आरंभ में यूनान के लोग शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा के प्रति रुचि लेनी आरंभ की। सर्वप्रथम फिनिशिया में यूनानी लिपि का प्रयोग शुरू हुआ। यूनानी लिपि का प्रयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए करते थे, परंतु बाद में इसका प्रयोग व्यापक होता चला गया। यूनान के स्कूलों के लिए अलग से इमारतें नहीं थी। शिक्षा शिक्षकों के घर तथा मंदिरों में दी जाती थी। यूनान में लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। स्पार्टा तथा एथेंस में दोनों नगर राज्यों में शिक्षा का स्वरूप अलग अलग था। स्पार्टा में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य माना जाता था, हमने पहले भी पढ़ा है। स्पार्टा के लोग बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने की बजाय शारीरिक गठन की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। इसके विपरीत एथेंस में बौद्धिक विकास पर अधिक बल दिया जाता था। सोलन तथा पेरिक्लिस जैसे शासकों ने शिक्षा के विकास पर बहुत ध्यान दिया। यूनानी शासक पेरिक्लिस देशी और विदेशी विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण देते थे। यूनान में दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा, नृत्य, संगीत के अतिरिक्त सूत कातना, कपड़ा बुनना, कृषि, व्यापार तथा खेलकूद आदि की भी शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। एथेंस में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक छात्रों को पढ़ना, लिखना, गिनती, कंठस्थ करना सिखाया जाता था। इसके साथ संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। सिकंदर महान के काल में भी शिक्षा का बहुत विकास हुआ। इस काल में यूनान में शिक्षा संस्थाएं भी खुलने लगी थी। सिकंदरिया तथा परगैमम आदि शहरों में पुस्तकालय स्थापित थे। शिक्षा क्षेत्र में प्लेटो, अरस्तु तथा सुकरात आदि दार्शनिकों ने सराहनीय योगदान दिया। आज भी विश्व इन दार्शनिकों को ज्ञाताओं का ज्ञाता कहता है। कौन से? मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो, अरस्तु तथा सुकरात। इसके बाद साहित्य। प्राचीन यूनान में साहित्य के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ और इसका वर्णन इस प्रकार है कि जैसे मैंने अभी बताया कि आरंभ में यूनानियों की लिपि का ज्ञान नहीं था, परंतु बाद में उन्होंने फिनिशिया की लिपि को अपना लिया था। यूनानी लिपि में 22 व्यंजन थे। यूनान के लोग शिक्षा तथा साहित्यों की रचना के लिए मिस्र के कागज़, कलम तथा स्याही मंगवाते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानियों को लिखने पढ़ने का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्राचीन काल में यूनानी वीरगाथा तथा काव्यों की रचना करने लगे थे। होमर ने इलियड और ओडिसी आदि महाकाव्यों की रचना की। इलियड महाकाव्य में यूनानियों का ट्रॉय इलियड नामक राज्य के साथ संघर्ष का वर्णन है तथा इस कथा के अनुसार इलियड के राजा का पुत्र पीरस स्पार्टा की सुंदर रानी हेलेन को उठाकर ले गया था और इस अपमान का बदला लेने के लिए यूनान वासियों ने उस पर मिलकर आक्रमण किया, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। इलियड तथा ओडिसी महाकाव्य को विश्व में भारतीय महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत की तरह ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके बाद जैसे होमर के बाद यूनान का दूसरा प्रसिद्ध कवि हीडियस था। वह एक गरीब किसान था, परंतु उसने अपनी कविताओं में
गरीबी और किसानों के पक्ष में आवाज़ें उठाई और उसने काज और काल नामक काव्य की रचना की। कुछ समय पश्चात यूनान में काव्यों के स्थान पर भावुक कविताओं तथा गीतों का लेखन भी किया जाने लगा। इसके बाद जैसे नाटक, यूनान में कविता तथा गीतों के साथ साथ नाटकों की भी रचना की गई थी और सिकंदर के काल तक मनुष्य के दैनिक जीवन की कठिनाइयों को भी नाटकों के जरिए दिखाया जाने लगा था। नाट्यशालाओं में उनके दर्शकों को बैठने की उचित व्यवस्था की जाती थी। यूनान के लोगों को नाटक देखने तथा पढ़ने का बहुत शौक था और वे नाटकों को देखने के लिए 30,000 तक की संख्या में भी इकट्ठे हो जाते थे। इस समय नाटकों में कहानी के साथ साथ गीतों, नाच, भाव प्रदर्शन, चुटकुलों तथा संवाद आदि का भी सम्मिश्रण होता था। नाटक दुखांत तथा सुखांत दोनों प्रकार के होते थे और आर्स्टीफोनिस तथा पिंडार प्रसिद्ध सुखांत नाटककार थे। यूनानी नाटककारों ने अपने नाटकों द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा को दर्शाया। इस नाटकों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती थी। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है कि वो ज्ञान जो मतलब बिल्कुल जिसको हम बोल सकते हैं कि प्योर फॉर्म में अगर हम किसी को बताएं तो शायद उनको आसानी से समझ में ना आए या वो इस पर बिलीव ना करें, तो उस घटना को, उस सत्यता को वो नाटक के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे और उसी का कारण था कि मनोरंजन के साथ साथ उनको उससे शिक्षा भी प्राप्त होती थी। इसके बाद इतिहास, यूनान निवासियों को इतिहास लिखने का बहुत शौक था। यूनानी स्कूलों में विद्यार्थियों को इतिहास की शिक्षा प्रदान की जाती थी। हेरोडोटस जो यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिसको इतिहास का जनक भी माना जाता है, उसने ईरान यूनान युद्ध का क्रमबद्ध इतिहास लिखा। उसने राजनीतिक इतिहास के साथ साथ उस समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के ऊपर इतिहास लिखा। हेरोडोटस को यूरोपीय इतिहास का पिता कहा जाता है। उनका ग्रंथ हिस्टोरिस अर्थात हिस्टोरिका आज भी विश्व इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार एक, जैसे वह विश्व का जो अभी मैंने इतिहासकार के बारे में बताया, उसके अलावा जेनिफोन के हिस्ट्री ऑफ द ट्रेन 1000 और प्लूटार्क ने लाइब्स ऑफ इल्टीरियस मेन आदि में ग्रंथों की रचना की और इसमें पोलिवियस, डियोक्रेटस, पेसिडोनियस, थियोक्रेटस, प्लिनी और हाथरीनियस आदि इतिहासकारों ने भी अपने अपने पुस्तकों में यूनान के साम्राज्य की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया है। इसके बाद जैसे फिलॉसफी, दर्शन, लोहकालीन यूनान में दर्शन शास्त्र की अभूतपूर्व उन्नति, मतलब जिसको कि काउंट ही नहीं कर सकते। फिलॉसफी में उसने इतनी ज़्यादा तरक्की की। इस काल में यूनानी देश अनेक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकों का जन्म हुआ था। यूनान के दर्शन शास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम सुकरात, जैसे सुकरात से पहले का दर्शन शास्त्र था, तथा दूसरा सुकरात के बाद का दर्शन शास्त्र। यूनान के महाकवि होमर तथा हिसोहड इसी वर्ग के दर्शन शास्त्री थे। होमर ने यह बताया कि ईश्वर ने पृथ्वी की रचना की तथा पृथ्वी में परिवर्तन भी उसी की आज्ञा अनुसार होते हैं। डेमोक्रेटिस जो थ्रेस निवासी थे, उन्होंने यह तर्क दिया कि विश्व का निर्माण अणुओं से हुआ है जो असंख्य हैं, अनवश्यर हैं और अविभाज्य हैं। तो इनके संगठन से वस्तुओं का उद्भव तथा विघटन से विनाश होता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य तथा पत्थरों में भेद अणुओं की संख्या तथा व्यवस्था की भेद के कारण होता है। तो दोनों की फिलॉसफी मतलब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। इसके बाद जैसे सुकरात के बारे में कि सुकरात विश्व का एक महान दार्शनिक था। उसका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था और उनके पिता एक मूर्तिकार थे और माँ एक दाई माँ का काम करती थी। सुकरात ने एथेंस की ओर से अनेक युद्धों में भाग लिया। उनके शिष्यों में प्लेटो तथा
एल्सिबियाडीज प्रमुख थे। उन्होंने बताया था कि मनुष्य को अपनी आत्मा की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। उनका विचार था यदि मनुष्य अपना आचरण ठीक रखता है तो उसे अपने आप सुख का मार्ग प्राप्त हो जाता है। मतलब उनकी लाइफ की फिलॉसफी बहुत सिंपल थी। सुकरात ने मानव को नैतिक, सत्य, आदर, सुंदरता आदि के विषय में बताया। राजनीति के विषय में वे मौन रहते थे। वे वस्तुओं के मूल्य का पता लगाने के लिए तर्क का सहारा लेते थे। बाजारों में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा देते थे। उनकी शिक्षाओं में अपने को पहचानो प्रसिद्ध है, सिंप्लिसिटी। उनके विरोधी उनकी प्रसिद्धि को नहीं देख पाए और इसलिए उन पर पथ भ्रष्ट होने का तथा देशद्रोह होने का भी आरोप लगा दिया। अंत में उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के फैसले के अनुसार उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। सुकरात को आधुनिक तर्कशास्त्र का पिता माना जाता है। उनके विषय में इतिहासकार लिखते हैं कि एथेंस में प्रजातंत्र में सबसे घृणित जो कार्य किया था वह सुकरात को प्राण दंड देना था। जैसे अभी स्टूडेंट्स, मैंने उनकी फ़िलॉसफी पढ़ाई कि कितनी सिंपल फ़िलॉसफी थी उनकी। मानव के नैतिक जीवन पे सत्य, आदरता को वो मतलब प्रायोरिटी देते थे। और बाद में उनको देशद्रोह का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। और यदि इस दंड का उद्देश्य ही की प्राप्ति से भी कार्य पूर्ण असफल रहा। अब जैसे ये कार्य बिल्कुल गलत था और मतलब घृणित कार्य उसको माना गया है। प्लेटो, अब 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य था। 20 वर्ष की आयु में सुकरात के संपर्क में आया था और उसका जन्म एथेंस में हुआ था। उसने डायलॉग्स, रिपब्लिक और लॉज आदि पुस्तकों की रचना की थी। उनका विचार था जो व्यक्ति किसी के दबाव से शिक्षा प्राप्त करता है उसे शिक्षित नहीं कहा जा सकता, परंतु ज्ञानी भी नहीं कहा जा सकता। केवल शिक्षित उसको कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रेशराइज होके पढ़ाई कर रहा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कामना की और तत्कालीन नगर राज्य प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने बताया कि सभी मनुष्य उसी तरह से एक दूसरे से अलग हैं जिस प्रकार हाथों की एक उंगलियां भी समान नहीं होती हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि हाथ एक है, उसकी 5 उंगलियां भी जब समान नहीं हैं तो कोई भी मनुष्य या कोई भी आपस में भाई बहन भी एक समान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने प्रजातंत्र का जोरदार विरोध किया। इस विषय में उन्होंने कहा कि इसमें समस्त वस्तुएं विस्फोट के समान होती हैं। जनता सत्ता को घृणा की दृष्टि से देखती है और विधि को लेश मात्र चिंता करते हैं। अब प्लेटो को राजनीति शास्त्र का पिता कहकर भी पुकारा जाता है। इसके बाद जैसे अरस्तु भी यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था और वह 17 वर्ष की आयु में प्लेटो को अकादमी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। यहाँ पर वह 20 वर्षों तक विद्यार्थी तथा शिक्षक के रूप में रहा। 336 ईस्वी पूर्व में उसने एथेंस लाइसियस नामक पाठशाला खोली। उसने दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में पॉलिटिक्स सबसे महत्वपूर्ण थी। अब जैसे स्टूडेंट्स, मैंने सुकरात का बताया, वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल मौन थे, वो सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते थे। और अरस्तु पॉलिटिक्स सबसे मेन समझते थे। वह प्रजातंत्र तथा राजतंत्र के स्थान पर सरदार तंत्र का समर्थक करते थे। उनके अनुसार कानून तथा स्वतंत्रता का संतुलन बना रहता है। उनका मानना था ताकि मनुष्य सही जीवन पॉलिस राज्य में संभव है। उसने पॉलिटी को सबसे उत्तम राज्य बताया। उनकी कल्पना में प्रजातंत्र और राजतंत्र के बीच का तंत्र सबसे उत्तम राज्य था। 212 ईस्वी पूर्व में उन पर भी मुकदमा चलाया गया और उन्हें भी मृत्यु दंड दिया गया, परंतु वह कारागार से भाग निकले थे। वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहे और अंत में उनका भी बहुत दर्दपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। इसके बाद है नेक्स्ट विज्ञान। अब जैसे विज्ञान के बारे में, लोहकालीन यूनान में शिक्षा व साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। अब गणित, यूनान में रेखा गणित का बहुत विकास हुआ। यूनानी विद्वान आर्किमिडीज ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्ध कर दिया था और उसने
सापेक्षिक घनत्व अथवा गोलाकार परिधि का माप तथा उसका महत्व बताया। यूनान के दूसरे प्रसिद्ध गणित शास्त्री बेलस ने बिंदु तथा रेखा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया रेखाओं पर बनाए गए कोणों का योग एक बिंदु पर बने कोण के योग के बराबर होता है। एक अन्य सुप्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस ने थ्योरम का आविष्कार किया। इसी प्रकार हेरन ने पानी निकालने का पंप तथा भाप के इंजन का आविष्कार किया। यूरिक्लिड तथा हिपरचूस भी उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मतलब जिन्होंने विश्व को देन थी बेटा इनके, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो आगे चिकित्सा शास्त्र। यूनान के शासकों ने यूनान में अनेक चिकित्सालय तथा चिकित्सा विद्यालय खुलवाए। सिनोटस, क्रोटन तथा क्रोस नगरों के ऐसे अनेक विद्यालय स्थापित थे जिनमें चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। हिप्पोक्रेटस यूनान का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक था। उसने बताया था कि देवताओं के प्रसन्न होने से मनुष्य रोगी नहीं होते थे और ना ही ईश्वर को प्रसन्न करने से रोगी ठीक होते थे। उन्होंने बताया कि योग का कोई ना कोई शारीरिक कारण होता है और उपचार से रोगी को ठीक किया जा सकता है। उसने यह भी बताया कि स्वस्थ भोजन खाने से तथा सफाई रखने से रोग पास नहीं आते हैं। यह मतलब एक योग शास्त्र है। एक अन्य चिकित्सक हीरोक्लिस ने 3वीं सदी ईस्वी पूर्व में पेशियों के कार्यों और नाड़ी का गति का पता लगाने के लिए अनेक उपकरणों का आविष्कार किया। आयुर्वेद के क्षेत्र में डायोजेनीज ने मानव शरीर रचना का विश्लेषण किया और गैलेन ने भी उस समय का प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था। यूनान में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी चिकित्सा का कार्य करती थी, जो विश्व को एक बहुत बड़ी देन थी। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पॉइंट ज्योतिष और भूगोल। यूनान में विज्ञान के क्षेत्र में ज्योतिष तथा भूगोल का भी बहुत विकास हुआ। थेलिस ने सूर्य ग्रहण के कारणों पर प्रकाश डाला। उसने बताया कि जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हिप्पाक्राटस ने 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में सिद्ध किया कि पृथ्वी जगत की रचना 5 तत्व जैसे मिट्टी, पानी, अग्नि तथा वायु से हुई है। 4 तत्व इन्होंने पृथ्वी जगत की रचना 4 तत्व बताए हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि तथा वायु। टाकोर्स ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और हेराक्लिटस ने मिस्र तथा बेबीलोन का भ्रमण करके भूगोल की रचना की। एरोथ्रेस ने पृथ्वी के आकार का पता लगाकर एक मानचित्र भी बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एरोथ्रेस ने यूनान में ज्योतिष तथा भूगोल को एक नए मानचित्र से लोगों को लोगों को जानकारी दी और यूनान में ज्योतिष तथा भूगोल का भी समय में खूब ज़्यादा विकास हुआ। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि यूनान ने प्राचीन काल में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्र में तो बहुत उन्नति की और यूनान में आर्यों के एक उच्च कोटि के समाज की भी स्थापना हुई। यूनानियों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। वे व्यापार तथा वाणिज्य में भी रुचि लेते थे। यूनानी प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना भी करते थे और उनके समय में जो बहुत महत्वपूर्ण है, कला, शिक्षा, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।